फ्रॉम oogenesis। ठीक है, oogenesis लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, और जैसे किशन ने बताया उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम है उससे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। oogenesis। ओके, सो तो एनसीईआरटी के अंदर बड़ा छोटे में एक्सप्लेन कर रखा है इसको, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा इससे। ठीक है, कि बैकग्राउंड एक्चुअली तुम्हें क्या चाहिए oogenesis के लिए। देखो यार, तुम्हें ये बात याद रखनी है, जो तुम इसको सेल वाले चैप्टर से भी अपने रिलेट करना होगा तुम्हें, वो ये है कि oogenesis जो है ना, वो कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है एक ही बार में। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, ये क्या होता है, स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है प्यूबर्टी तक, मतलब प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, और प्यूबर्टी के बाद फिर ये लगातार चलता रहता है। और फेजेस में कुछ इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे पहले जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे स्पर्म्स डेवलप होते जाते हैं और स्पर्म्स मरते जाते हैं, और वहीं पे साइकिल जो होती है वो रेगुलर होती है। लेकिन oogenesis क्या होता है, कुछ फेज में होता है, दैट इज इसके अंदर स्टेजेस होती हैं खूब सारी। तो वो स्टेजेस क्या है, देखो सबसे पहली बात कि oogenesis जो है ना, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। रिमेंबर दिस, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आई थिंक पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि oogenesis जो है वो इस तरीके से डिफरेंट होता है फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, कि oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जैसे ही बच्चे का जाइगोट डेवलप होता है और थोड़े से सेल्स बनते हैं, उसके बाद ही सेलेक्टेड सेल्स को अलग से ही रख दिया जाता है फॉर फीमेल्स। अगर तुम्हें ये ना पता हो तो याद रखना, फीमेल मतलब जो जब भी जाइगोट बनता है ना, तो अगर किसी में वाई क्रोमोसोम नहीं है, और अगर वाई क्रोमोसोम है भी, तो स्टार्टिंग में जो फीटस का जो सेक्स होता है यूज, मतलब स्टार्टिंग में वो फीमेल होता है। बाद में अगर किसी के अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो अगर तुम्हें याद हो तो SRY जीन जो होता है वाई क्रोमोसोम पे, वो फिर वाई क्रोमोसोम का टेक ओवर कर लेता है और मेल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन जिसके अंदर ये वाई क्रोमोसोम नहीं होता, ऑब्वियसली पहले से ही तय है, तो फीमेलनेस के लिए कोई अलग से क्रोमोसोम नहीं चाहिए। अगर किसी के अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो वो फीमेल ही होगी। लेकिन अगर किसी के अंदर वाई क्रोमोसोम आ जाता है, तो उस SRY जीन की वजह से क्या होता है, वो फीमेलनेस खत्म हो जाती है, और वो जो क्या बोलते हैं अपना फीटस है, वो मेल में डेवलप हो जाता है। क्लियर। तो अब ये जो oogenesis है, जैसे ही आपका जाइगोट जो है वो अलग मोरेला स्टेज और ब्लास्टोला स्टेज में पहुंचता है, और थोड़े से और सेल डेवलप होते हैं, तो अलग से एक सेल्स का ग्रुप अलग हो जाता है, और उन सेल का नाम होता है ओगोनिया। ठीक है, जो कि मिलियंस, कपल मिलियन, कपल का मतलब अप्रोक्सीमेटली 2-3 मिलियन के अप्रॉक्स होते हैं। ठीक है, और ये मदर होती है, दैट इज ये गैमेट्स की मदर होती है। और रिमेंबर, अगर ये गैमेट्स की मदर है तो गैमेट नहीं है, इसका मतलब इनका जो DNA का कंटेंट है वो डबल है, दैट इज डिप्लॉयड है, 2N नेचर का है, 2N। ठीक है, तो उनका नाम होता है oogonia। उसके बाद फिर क्या होता है, तुम्हें एक और बात याद रखनी है जो कि एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ दे रखी है, वह है कि कोई भी oogonia का नंबर चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल 2 मिलियन, तुम्हें याद रखना 2 या 3 मिलियन के अप्रॉक्स अगर गैमेट्स की मदर सेल्स दैट इज oogonia होती है, दोनों ओवरी को मिला के, तो उनमें उनका नंबर नहीं बढ़ता। अब फिक्स है उनका नंबर, वो फिक्स है। जहाँ तक मेल्स की बात है, तो मेल्स में तो यार सर्टोली सेल्स का नंबर बढ़ता है, मतलब चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन की एंड्रोजन का लेवल कितना है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था पिछले चैप्टर के अंदर कि सर्टोली सेल्स का लेवल जो है FSH ग्रोथ उनकी कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये फिक्स है, oogonia का नंबर फिक्स है, और वो बर्थ के बाद फिर चेंज नहीं होता, बल्कि बर्थ के बाद इनका नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो बर्थ के बाद इसका नंबर डिक्रीज होता है। तो अब तुम्हें याद रखना है कि जब oogonia जो है वो डेवलप होता है, तो oogonia के में जो सबसे पहली जो सेल डिवीजन होती है, वो होती है आपकी मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक में भी वो प्रोफेज 1 में आके वो रुक जाता है। दैट इज मियोटिक। मियोटिक का मतलब है ये रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शन का मतलब इसके अंदर 2N से N में आ जाता है। ठीक है, तो ये मियोटिक डिवीजन में आके प्रोफेज 1 के अंदर आके, रिमेंबर दिस, प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 में भी अगर तुम्हें याद हो ना, तो प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में आके रुकता है, बताना जरा किशन, दीपक तुम्हें पता है अगर तो। प्रोफेज 1 की बताओ। कई सारी स्टेज होती है ना, बताओ। लिप्टोटिन। नहीं। डिप्लोटिन होगा फिर। हाँ, ठीक है, तो उस स्टेज में आके रुक जाता है, और फिर उसके बाद वहीं पे फंसा रहता है, मतलब प्रोफेज 1 की इस स्टेज में लगातार फंसा रहता है, देखो टेम्परली अरेस्टेड। और फिर इसी इसी को बोलते हैं, जो ये मियोटिक स्टेज में प्रोफेज 1 की इस डिप्लोडिन स्टेज के अंदर जो गैमेट का मदर गैमेट, दैट इज जो प्राइमरी गैमेटोसाइट आके फंसा हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। और फिर इस प्राइमरी oocyte जो है, अब
रिमेंबर दिस कि ये जो प्राइमरी oocyte डेवलप हुआ है इसके बाद बनेगा सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte जो होता है, रिमेंबर वन थिंग, कहीं भी अगर सेकेंडरी लग के आता है सेकेंडरी oocyte, वो हमेशा हमेशा उसका जो न्यूक्लियस का अंदर जो क्रोमोसोम, इवन जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो हाफ होगा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब ऑलवेज हाफ होता है, ठीक है, चाहे वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो या सेकेंडरी oocyte हो। तो दिस इज, रिमेंबर दिस थिंग, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, मतलब रिजल्ट करता है हैप्लॉइड सेल के अंदर, जो कि मैंने साफ साफ बता दिया है। तो प्राइमरी oocyte जो है वो डिप्लॉइड नंबर की है। रिमेंबर किशन और ये दीपक, कि ना ये जो प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी, तुम्हें क्या याद रखना, तुम्हें स्टेज अगर तुम्हें याद ना हो कोई बात नहीं, बट अगर तुम्हें ये फैक्ट याद है तो मे बी तुम स्टेज को बना सको। तो प्राइमरी oocyte उगोनिया 2n नंबर में होता है, प्राइमरी oocyte अगेन 2n नंबर में होता है, लेकिन प्राइमरी oocyte के बाद जो काम होता है दैट इज सेकेंडरी oocyte, और उसका नंबर हाफ होता है। मैं इतना डीप में इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज तुम लोगों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इस चीज़ को दूर करना भी बहुत जरूरी है कि प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है एंड सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, ठीक है। देन उसके बाद फिर प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, अब इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। व्हाट आर ग्रैनुलोसा सेल्स? तो ग्रैनुलोसा सेल्स जो होती हैं वो फॉलिकल्स, जो मतलब जो ये आपका प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ बेसिकली सेल्स, छोटी छोटी सेल्स दीवार के जैसे इसके चारों तरफ आने लगती हैं, इनका नाम होता है ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। चारों तरफ जो मैं पिक्चर दिमाग में बना रहा हूँ कि पहले अंदर एक oocyte होगा, उसके चारों तरफ एक दीवार टाइप की पतली पतली जैसे अनियन होता है, एग्जैक्टली वैसी सेल्स आनी शुरू होती हैं इसके चारों तरफ। अब इस अनियन के साथ और अंदर एक प्राइमरी oocyte के साथ जो स्ट्रक्चर फिर बनता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। मैं अभी इसका सब कुछ दोबारा से दिखाऊंगा, ठीक है, पहले एक बार ये थ्योरी दिमाग दिमाग में चली जाए, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी फॉलिकल्स टोटल बने थे पहले, जो ये तो 2 मिलियन गैमेट्स थे, इनके चारों तरफ जो ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ये ग्रैनुलोसा सेल्स अलाइन हो गई थी, उसके बाद जो बना था वो प्राइमरी फॉलिकल था। अब इन फॉलिकल्स में से प्यूबर्टी तक बहुत सारे फॉलिकल्स मर जाते हैं, मतलब प्राइमरी oocyte पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रीसिया, ठीक है। एट्रीसिया, एट्रेटिक फॉलिकल बोल सकते हो, एट्रीसिया बोल सकते हो, ये प्रोसेस का नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, दैट इज प्यूबर्टी, फीमेल से प्यूबर्टी जो होती है मेल से जल्दी आती है, दैट इज 12 to 13 के अराउंड आती है, ठीक है। और तब तक पहुंचते हुए 60 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो है अभी भी वो 2n वाला स्ट्रक्चर बचा हुआ है, ठीक है, वो भी लेफ्ट इन ईच ऑफ दैट इज टोटल मिला के डबल कर सकते हो इसका, उतने बचेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर मोर ग्रैनुलोसा सेल्स आती हैं और एक और नई सेल आती है, वो है थीका। रिमेंबर वन थिंग कि थीका जो है ना वो ए सेलुलर लेयर है, ये सेल्स की लेयर नहीं है। थीका जो है ना वो सेल की लेयर नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट इज व्हाट इज सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है फिर। सेकेंडरी फॉलिकल मैंने बताया जब इसके अराउंड एक और लेयर आ जाती है और थीका लेयर आ जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स के अराउंड, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। तो अभी तक हमने देखा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के बाद प्राइमरी फॉलिकल जिसमें एक ग्रैनुलोसा सेल की लेयर थी, उसके बाद फिर सेकेंडरी फॉलिकल जिसके चारों तरफ दो लेयर आ चुकी है, एक थीका है जो कि बाहर है, ग्रैनुलोसा जो कि अंदर है, थीका एक्सटर्नल होती है, ठीक है। टी ई से याद रख सकते हो या ई टी से याद रख सकते हो, ठीक है। तो जी आई दैट इज ग्रैनुलोसा सेल जो होती है वो इनर होती है नेचर में। अच्छा, इनका मेन काम जो है एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में होता है, ठीक है। ये जो सेल्स है ना ग्रैनुलोसा एंड थीका सेल, इनका मेन काम है एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन, एंड्रोजन से एस्ट्रोजन बनाना, जो कि हमने कल देखा था। ओके, नेक्स्ट इज उसके बाद फिर सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल होता है जिसके अंदर एक अलग स्ट्रक्चर, एक तालाब डेवलप हो जाता है, एंट्रम, एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एंट्रम, ठीक है। नेक्स्ट, ये थीका लेयर जो है वो दो फॉर्म में डेवलप हो जाती है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। ये सब अब सेकेंडरी के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये बस लेयर बाई लेयर डेवलप होती आ रही है और वो सेल बड़ी होती जा रही है, मतलब वो जो पूरा कलेक्शन है वो बड़ा होता, मोटा होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन कि अब जो ये टर्शरी फॉलिकल है ये ग्रो करता है साइज के अंदर, और अब होती है इसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। रिमेंबर दिस थिंग कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है दैट इज ये जो डिप्लोटिन है ये अपना कंप्लीट कब होता है, ये कंप्लीट होता है जैसे ही मतलब जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल, जैसे ही ये मतलब मेच्योर्ड जो ये टर्शरी फॉलिकल है, मेच्योर टर्शरी फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल।
जैसे ही एलएच सर जाता है, जैसे ही एलएच सर जाएगा, तुरंत ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी, और दैट इज अनइक्वल डिवीजन, जिसकी वजह से हाफ अनइक्वल का मतलब ये नहीं है, अनइक्वल जो है वो साइटोप्लाज्म के बेसिस पे अनइक्वल है, न्यूक्लियर बेसिस पे बिल्कुल अनइक्वल नहीं है। जितने क्रोमोसोम उसके पास हैं, जितने क्रोमोसोम सेकेंडरी oocyte के पास हैं, उतने ही क्रोमोसोम पहली पोलर बॉडी के पास हैं। तो सेकेंड इसको फिर अनइक्वल डिवीजन क्यों बोलते हैं? अनइक्वल डिवीजन बोलते हैं बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म। यार जो प्राइमरी सेकेंडरी oocyte के पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पोलर बॉडी में बल्कि होता ही नहीं है कोई भी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कि न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, मैंने बताया था तुम्हें, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ होता है, बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसके बाद है कि क्या इसके बाद वो डिवाइड होती है पोलर बॉडी या डिजेनरेट कर जाती है? तो आंसर है कि पोलर बॉडी या तो दोनों कर सकती है, वो डिवाइड भी हो सकती है। पोलर बॉडी का बता रहा हूँ मैं, पोलर बॉडी का क्या हाल होता है, नॉट सेकेंडरी oocyte का। जो पोलर बॉडी है ना वो डिवाइड भी कर सकती है और डिजेनरेट भी कर सकती है, मोस्टली वो डिजेनरेट कर जाती है। ठीक है, मोस्टली डिजेनरेट कर जाती है। ठीक है, लिखो, साफ साफ लिखा हो गया कि हम कंफर्म नहीं है इस बात पे, बट मैं बता रहा हूँ कि डिजेनरेट कर जाती है। अब मैंने तुम्हें बताया था मेच्योर जो टर्शियरी फॉलिकल है उसका जो मेन नाम है वो है ग्राफियन फॉलिकल, जिसके चारों तरफ खूब सारी लेयर्स होती हैं एकदम सेल्स की। ठीक है, और अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ये सेकेंडरी oocyte है, दिख रहा है? इस ग्राफियन फॉलिकल के जो ये सारा काम हुआ है ना, इवन जो ये पोलर बॉडी है ये भी अभी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मतलब बेसिकली अंदर का इन द सेंस कि वो अभी भी जो बगल में डायग्राम दिया हुआ है वो अभी भी उसके अंदर है, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तुरंत ये सारा कंटेंट बाहर आ जाता है वहाँ से। ठीक है, अब ये जो जोना क्वेश्चन आएगा, जोना पेलिसुडा क्या है? जोना पेलिसुडा क्या ग्राफियन फॉलिकल के अराउंड होता है? तो आंसर रॉन्ग है, दिस इज नॉट अराउंड ग्राफियन फॉलिकल, बल्कि ये सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का मेन नाम क्या है? ओवम। जो यहाँ पे ओवम लिखा हुआ है ना बगल में, ओवम, दिस ओवम इज नथिंग बट सेकेंडरी oocyte। क्वेश्चन आएगा सेकेंडरी oocyte इज ऑल्सो नोन एज ओवम। कई लोग सोचते हैं यही ओवम जो है ना यही एग, बेसिकली यही फीमेल का एग होता है और इसी को बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी oocyte इज ऑल्सो कॉल्ड ओवम। ठीक है, तो रप्चर हो जाता है भाई। रप्चर कब होता है? रिमेंबर, रप्चर होता है यूजुअली मिड मिड मतलब मिड साइकिल में रप्चर होता है, 14th डे। अगर हम 28 डे की लाइफ साइकिल मतलब साइकिल मानते हैं मेंस्ट्रुअल आइडियल, पर आइडियल होती नहीं है, तो 14 हम क्या निकालने का सीधा तरीका है, जितनी भी डे की उसकी साइकिल है फीमेल की उसमें से 14 माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 28 डे की साइकिल है तो अगर 14 माइनस करोगे तो 14 आएगा आंसर। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर 30 दिन की साइकिल है उसकी, तो 30 में से अगर 14 माइनस करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 16 एक्चुअली, नॉट अप्रॉक्सीमेटली। सो 16th डे पे उसका मतलब वो होगा, क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन होगा। तो ऐसे निकालते हैं ओव्यूलेशन का डे कि आप 14 माइनस कर दो, मतलब लास्ट वाला फेज फिक्स है वो 14 ही लेगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला फेज जो है वो कितने भी ले सकता है, वो वेरिएबल होता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो ये था ओव्यूलेशन के अंदर। अब ये ओव्यूलेशन में जो आपका जो ये सेकेंडरी oocyte निकला है ना, ये भी अभी फ्री नहीं है, ये जो है ना ये मेटाफेज पे अरेस्ट हो रखा है भाई, ये अभी मेटाफेज पे अरेस्ट हो रखा है। तो मतलब इसमें सेकेंडरी oocyte जो है ना अभी एक और बार डिवाइड होगा, लेकिन अभी ये डिवाइड हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी भी ये बेचारा फंसा हुआ है मेटाफेज पे। फिर क्या होता है, जैसे ही आपका क्या बोलते हैं स्पर्म जो है वो इससे जुड़ता है, तुरंत रिएक्शंस होती हैं जो मैं बताऊंगा बाद में। वो रिएक्शन ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाफेज रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, इनहिबिटिंग फैक्टर। और फिर उसके बाद फिर मेटाफेज अपने आप खत्म हो जाता है और साइकिल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, आगे चल जाती है, एंड फिर उससे क्या बनता है, जो नेक्स्ट पोलर बॉडी बनती है, दैट इज सेकंड पोलर बॉडी। तो आप देखो जरा ये वाला बगल में जो डायग्राम दे रखा है ब्लू के अंदर, सबसे पहले उगोनिया, उसके अंदर होता है माइटोसिस, जिसकी वजह से बनता है प्राइमरी oocyte, जो कि आपका फर्स्ट मतलब उसके बाद फिर प्राइमरी oocyte जो होता है वो आपके फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जैसे ही स्टार्ट करता है उसमें आके फंस जाता है। ठीक है, और फिर वो कंप्लीट कब होता है, प्यूबर्टी तक वो चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन जैसी ओव्यूलेशन होने वाली होती है फिर वो कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद जो बनता है उसको सेकेंडरी oocyte बनते हैं बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो होता है सेल्स होती हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स। जब ये मेच्योर हो जाती हैं सेल्स और उसके अंदर एंट्रम भर जाता है, पानी भर जाता है, दैट इज, ठीक है, तो जो बनता है उसे ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, वो मेच्योर फॉलिकल होता है। फिर जब वो फट जाता है तो उसमें से निकल जाती है सेकेंडरी oocyte, बाहर आ जाती है, मतलब सेकेंडरी oocyte अंदर ही थी लेकिन अब बाहर आ चुकी है।
उसके बाद फिम्ब्रिए जो होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं, एंड फिर आपकी मूवमेंट, सिलरी मूवमेंट की वजह से वो ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने के बाद फिर ओवम, सेकेंडरी ओसाइट, दैट इज ओवम, ठीक है, वो फिर क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बार फिर डिवाइड, मतलब फिर दोबारा से वो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज होता है, और फिर वहाँ पे डिवीजन होती है तुरंत की तुरंत, और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। मतलब दोनों न्यूक्लियर बॉडीज जो हैं वो जुड़ जाती हैं। तो मुझे लगता है जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है सेकेंडरी oocyte कहाँ पे होता है। सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम पे बनता है। प्राइमरी oocyte उसके पहले होता है, जो कि अरेस्ट की फॉर्म में होता है, टेम्पररी अरेस्ट। सेकेंडरी oocyte के अंदर मेटाफेज में अरेस्ट होता है, प्राइमरी oocyte के अंदर प्रोफेज 1 पे अरेस्ट होता है, ठीक है। सो जो तुम्हें मेन पॉइंट याद रखना है, आई थिंक वो यही थे यूजेनेसिस के अंदर। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को दिमाग में अच्छी तरीके से भर लो, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी और ये सब जब होता है ऑब्जर्वेशन के टाइम पे बनता है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी, दैट इज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता है। ये वाला काम फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता है, और जो ऊपर वाला काम है ये ऑब्जर्वेशन के टाइम पे। तो अगर तुम ना थोड़ा दिमाग, मतलब वो लाइन देखो साफ साफ लिखी भी हुई है, तो जितना भी ये सेकेंडरी साइट वाला काम है और फर्स्ट पोलर बॉडी वाला काम है, ये जो काम है ना ये ऑब्जर्वेशन पे होता है। जो नेक्स्ट वाला स्टेप है ये फर्टिलाइजेशन पे होता है। तो ये जो सेकंड पोलर बॉडी है ना ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बनती है, और फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये ओव्यूलेशन के टाइम पे बनती है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द oogenesis। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस, आई थिंक मैं इसी